तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन, नीचे के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ और फटाफट जाके उसे देख लो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। तो शिकिमोरी के पार्ट 1 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था शिकिमोरी चली जाती है इजुमी के मॉम के पास उनकी बर्तन धोने में हेल्प करने, और इधर इजुमी सो गया होता है और इजुमी को ऐसे सोते हुए देखकर शिकिमोरी उसके मॉम के सामने ही गलती से कह देती है, अरे यार इजुमी कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। जो सुन के उसकी मॉम कहती है कि ओहो मुझे लगता है तुम मेरे बेटे को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो। जो सुनने के बाद शिकिमोरी थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर इजुमी के मॉम से हमें पता चलता है कि बचपन में हर दिन स्कूल से आने के बाद उसे कहीं ना कहीं तो चोट लगता ही था। उसको लेकर उसकी मॉम हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन हमेशा से ही इजुमी यही बोलते आ रहा है, कोई बात नहीं मॉम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं मेरे बेटे को इतना ज्यादा बैड लक कहाँ से आ गया है। शिकिमोरी सान भी कहती है कि हाँ ये बात तो है। उसकी मॉम बोलती है कि इजुमी की वजह से तुम्हें भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, क्यों है ना, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कभी छोड़ के मत जाना, वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर शिकिमोरी सान भी कहती है कि हाँ मुझे पता है, भले ही मुझे बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास इतना ज्यादा बैड लक है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी खुद को डिमोटिवेट होने नहीं देता, बल्कि वो दूसरों की मदद करता है। शिकिमोरी उसके मॉम को कहती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि क्या इजुमी के साथ मैं भी तुम्हें डेट कर सकती हूँ? अबे ये क्या चल रहा है, एक सास को अपनी ही बहू से प्यार हो गया। अब आगे इधर हम देखते हैं कि 8 बज गए होते हैं और इजुमी की मॉम इजुमी को नींद से उठा देती है। उसके बाद इजुमी नींद से उठ के देखता है कि शिकिमोरी और उसके डैड दोनों ही मिलके एक बॉक्सिंग गेम खेल रहे थे और उन दोनों के बीच में मैच ड्रॉ हो गया था और वो दोनों उसके बाद बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए थे, जो देख के इजुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिकिमोरी अपने घर जाने ही वाली थी, तभी इजुमी की मॉम उसके हाथ को पकड़ के कहती है, बेटी तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, इसे तुम अपना ही घर समझो, और वैसे भी तुम इस घर के होने वाली बहू जो हो। उसके बाद शिकिमोरी इजुमी के मॉम डैड को बाय कह के वहाँ से चली जाती है और उसके साथ इजुमी जाता है उसको बाहर छोड़ने के लिए, और इजुमी के मॉम डैड उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इजुमी कह रहा होता है कि उसे काफी ज्यादा धूप लग रही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी इजुमी के लिए ठंडा पानी लेके आती है। उसके बाद वो सारे लोग डिसाइड करने लगते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में वो सब लोग कहाँ जाने वाले हैं। तभी निको बोलती है कि चलो क्यों ना हम बीच पे चलते हैं, और ये सुन के इजुमी अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो गर्मी से बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं तो उधर बस एक छतरी के नीचे बैठा ही रहूंगा। तभी इनोजुका कहता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इजुमी को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी ठंडी जगह पर क्यों नहीं चलते, किसी नदी या झरने के पास। तभी इजुमी कहता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मेरी वजह से तुम लोग अपनी ट्रिप क्यों खराब कर रहे हो। तभी इनोजुका कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग वही जाने वाले हैं जहाँ सब लोग मिलकर एंजॉय करें, और तभी इजुमी भी इस बात पे एग्री हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी ट्रिप के लिए कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेने आए होते हैं। इधर सब लोग अपना सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी शिकिमोरी देखती है कि इजुमी उस मॉल के ही एक एड में एक हॉट सी स्विम सूट पहनी हुई लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है, और ये सब देख के शिकिमोरी बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बिल्कुल वैसे ही ड्रेस लेने चली जाती है। तभी निको और हाचिमित्सु शिकिमोरी को नोटिस कर लेते हैं कि उसके गाल शर्म से लाल हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है। लेकिन वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि शिकिमोरी के हाथ में एक बवाल सा स्विम सूट है, तभी वो दोनों कहती है कि अरे ये तुम क्या खरीद रही हो। तभी शिकिमोरी उन दोनों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती है, जो सब कुछ उसने इजुमी के सामने देखा था। तभी निको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, और वैसे भी तुम भले ही जो भी स्विम सूट पहनो तुम सब में ही क्यूट लगोगी, लेकिन हाँ अगर ये स्विम सूट तुम्हें प्राइवेटली अकेले ही इजुमी के सामने पहनना है तो तुम शायद ये ले सकती हो। और ये सुनने के बाद शिकिमोरी और भी ज्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद सब लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं। तभी इजुमी शिकिमोरी से कहता है आखिर तुमने क्या क्या खरीदा। तभी शिकिमोरी शर्माती हुई कहती है कि अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। फिर अगले दिन दोनों साथ में एग्जाम दे के आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इजुमी काफी सैड था। तभी शिकिमोरी उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ एग्जाम में। तभी इजुमी कहता है कि एग्जाम के टाइम में मेरा पेन ही नहीं चल रहा था, मैंने एग्जाम की सारी प्रिपरेशन तो कर ली थी, लेकिन मैं भला क्या ही लिखता, और जब तक मेरा पेन ठीक हुआ तब तक टेस्ट का टाइम जा चुका था। तभी शिकिमोरी कहती है कि अब मैं इसमें क्या ही कहूँ, खैर जो चला गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला टेस्ट है उस पे फोकस करो। पर इजुमी घर में आके भी बार बार अपने एग्जाम के बारे में ही सोचे जा रहा था, लेकिन तभी उसे शिकिमोरी का कॉल आ जाता है और वो उससे कहती है तुम अपने टेडी बियर में सर रख के यही सोच रहे हो ना कि कल तुम्हारा एग्जाम है और तुमसे कोई गलती ना हो जाए। तभी इजुमी कहता है कि अरे यार शिकिमोरी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, और शिकिमोरी उसे समझाती है कि जो चला गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल पे फोकस करो, ऐसे टाइम वेस्ट करने का आखिर क्या ही फायदा होगा। और उसकी ये सारी बातों को सुनकर इजुमी को काफी अच्छा लगता है। फिर वो शिकिमोरी से पूछता है आखिर
तुमने मुझे इतनी रात में क्यों कॉल किया था? तो शिकिमोरी उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। और ये सुन के इजुमी ब्लश करने लगता है। फिर ऐसे ही वो दोनों अपनी प्यार भरी बातें करते रहते हैं, जो कि हम सिंगल लोगों के लिए सुनना भी पाप है। और बातों ही बातों में इजुमी उससे कहता है मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद शिकिमोरी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो ब्लश करती हुई फोन को काट देती है। उसके बाद वो पूरा रात भर बस इजुमी के बारे में सोच सोच के शर्मा रही होती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी की मॉम एक कुकिंग क्लास में होती है, जहाँ पे आज वो शिकिमोरी को अच्छा खाना बनाने के बारे में सिखा रही होती है। और आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कोई खाना बनाने का कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पे शिकिमोरी आज काफी ज्यादा नर्वस होती है। उसके बाद वो सब लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि शिकिमोरी गाजर को अच्छे से काट नहीं पा रही थी, तो इजुमी की मॉम ये देख के उसकी हेल्प करने लगती है। और मुझे ये काफी अजीब तरीके का हेल्प लगा, मतलब तुम जरा खुद ही देखो। और यही नहीं, इसके बाद तो इजुमी की मॉम ने शिकिमोरी के कान में एक प्यारी सी फूंक मारी, जिससे शिकिमोरी थोड़ी सी घबरा गई थी। और वो उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रही हो? जिसपे इजुमी की मॉम कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो और पता नहीं क्यों तुम अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही हो। उसके बाद वो शिकिमोरी के लिए एक दूसरा चाकू लेने चली जाती है, जिसको चलाने में शिकिमोरी कंफर्टेबल हो। उसके बाद वो जैसे ही उसके लिए चाकू ले आ रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो चाकू सीधा शिकिमोरी की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी शिकिमोरी अपने रिफ्लेक्स का यूज करके उस चाकू को डॉच कर लेती है और इजुमी की मॉम को भी गिरने से बचा लेती है। और इजुमी की मॉम तो शिकिमोरी को ऐसे देखकर शर्माने लगती है, अबे ये क्या चल रहा है? अरे आंटी वो तुम्हारी बेटे की गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सब का एग्जाम खत्म हो गया होता है और ये लोग चले जाते हैं बाहर घूमने। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग बारबेक्यू बनाने लगते हैं। उसके बाद शिकिमोरी इजुमी के लिए खाना बना के लेके आती है और इजुमी ये देख के कहता है कि अरे वाह शिकिमोरी, तुम्हें तो खाना बनाना भी आता है। लेकिन जैसे ही वो उसका खाना टेस्ट करता है, वो बेचारा वहीं पे नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि अबे यार शिकिमोरी को तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो शिकिमोरी ये सुन के रोने लगती है और वो उसे बोलती है कि प्लीज तुम ये खाना मत खाओ, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तभी इजुमी कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और मैं इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करूंगा। शिकिमोरी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी उन सबके लिए स्वीट डिश बनाता है और वो शिकिमोरी को कहता है कि शिकिमोरी तुम इसे टेस्ट करके बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा। शिकिमोरी उसे खाने के बाद कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे रोज खाऊं। और ये बात सुन के नेको कहती है कि अरे वाह, तुम्हारी वाइफ तो कह रही है कि वो तुम्हारे हाथ का खाना रोज खाना चाहती है। और ये बात सुनकर इजुमी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी और शिकिमोरी एक नदी के किनारे में जाके बैठ जाते हैं और फिर से वो दोनों अपनी प्यार भरी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाची को, जो कि एक सेल के नीचे जाके लेट जाती है और उसको इस हालात में देखकर निको और इनोजुका दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग इजुमी और शिकिमोरी को स्विमिंग करने के लिए बुला रहे होते हैं। अब शिकिमोरी तो चली जाती है, लेकिन जैसे इजुमी जाने वाला था तभी वो नोटिस करता है कि एक बच्ची पानी में खेल रही होती है, लेकिन अचानक से वो दूर बह जा रही थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकिमोरी देखती है कि जिस जगह पे इजुमी अभी था अभी वो वहाँ पे नहीं है और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर हम इजुमी को देखते हैं, जो कि उस बच्ची को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये बच्ची उसे देख के डर जाती है और उसे मारने लगती है। इजुमी कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी उसे किनारे की तरफ ले जा रहा होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इजुमी को सही से तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इस बच्ची को बचाने के लिए पानी में उतर गया था। इजुमी जैसे तैसे उसे तो बचा लेता है, लेकिन जैसे वो खुद ऊपर चढ़ने वाला होता है तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो पानी में गिर के बह जाने लगता है। तभी वो बच्ची चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन के इजुमी के सारे दोस्त वहीं पे चले आते हैं। निको तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि कहीं इजुमी को कुछ हो ना जाए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी इजुमी को बचाने के लिए फटाक से उस पानी में कूद जाती है। और इधर हम देखते हैं कि इजुमी पूरा पानी के अंदर डूब गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि शिकिमोरी उसे बचाने के लिए आ गई है। उसके बाद शिकिमोरी उसे बचा के पानी से बाहर लेके आती है। फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी इजुमी के सर पे एक पिंच मार के कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसपे इजुमी उससे कहता है अरे यार प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद वहाँ पे इजुमी के सारे दोस्त आ जाते हैं और उसके साथ ही साथ वो बच्ची और उसकी मॉम भी आ जाती है और उसकी मम्मी इजुमी से माफी मांगने लगती है। इधर ये बच्ची भी आके इजुमी को थैंक्स कहती है और वो उसके गालों पे किस करके उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है, जो देख के शिकिमोरी को जलन महसूस होती है। और ये सब देख के निको शिकिमोरी से कहती है अरे यार तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं और इजुमी और शिकिमोरी तो अपने आप में ही लगे रहते हैं। इन दोनों को तो दुनियादारी से घंटा भी कोई मतलब नहीं है। फिर वो सब लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो सब लोग इजुमी और शिकिमोरी के लिए कपड़े लेते हैं। उसके बाद वो सब लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जिधर शिकिमोरी इजुमी से कहती है क्या तुम मेरा टेस्ट करना अबे क्या बोल रहा हूँ जिधर शिकिमोरी इजुमी से कहती है क्या तुम मेरे आइसक्रीम को टेस्ट करना चाहते हो, जिसमें इजुमी मान जाता है और वो शिकिमोरी के आइसक्रीम को टेस्ट करके कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद जब शिकिमोरी इजुमी के आइसक्रीम को टेस्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ इनोजुका आके इजुमी का पूरा आइसक्रीम खा जाता है और ये देख के शिकिमोरी बिल्कुल पगला गई थी, मतलब उसके बॉयफ्रेंड का आइसक्रीम भला तू कैसे खा सकता है। और इसी बात पे वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग ट्रेन से अपने घर जा रहे
होते हैं। सभी के सभी बहुत थक गए थे। तभी इजुमी सोचता है कि चलो क्यों ना मैं सिकिमोरी से थोड़ी बातें ही कर लेता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सिकिमोरी इजुमी के कंधे पे सो गई थी और इधर इजुमी अपने मन ही मन कहता है आज मैंने बहुत दिनों के बाद इतना एंजॉय किया है, मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ था और मेरे साथ मेरी सिकिमोरी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी बातों को सोचने के बाद उसको भी नींद आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिकिमोरी की नींद टूट गई थी और वो देखती है कि इजुमी भी सो गया है। उसके बाद वो इजुमी को अपने कंधे पे सुला देती है। मतलब भाई मैं यहाँ पे क्या ही बोलूं, इन दोनों का ऐसा प्यार देख के मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ऐसी गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर तुम सब में से किसी की गर्लफ्रेंड अगर ऐसी है तो उसका नंबर तुम मुझे कमेंट में दे सकते हो। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि इजुमी को सनबर्न हुआ है। सिकिमोरी उसे कहती है कि तुम आज पूरा दिन घर पे रेस्ट करो। तभी इजुमी न्यूज में देखता है कि आज उसके शहर के बाहर साइड फायरवर्क्स होने वाले हैं जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं। तभी इजुमी सिकिमोरी से कहता है हे सिकिमोरी क्या तुम आज मेरे साथ फायरवर्क्स देखने चलोगी? जिसपे सिकिमोरी उसे कहती है कि अरे लेकिन तुम्हें तो सनबर्न हुआ है ना, तुम्हें आज पूरा दिन घर पे आराम करना चाहिए। इजुमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सिकिमोरी कहती है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी के डैड उसको युकाता पहना रहे होते हैं लेकिन उसे वो फिट नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसके डैड का था। इजुमी बोलता है कि मुझे सिकिमोरी के साथ फायरवर्क्स देखना है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ फायरवर्क्स तो बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं लेकिन उधर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है तो तुम लोग थोड़ा संभल के रहना। लेकिन तभी इजुमी के डैड उससे कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिकिमोरी यूट्यूब से देख के युकाता पहन रही थी लेकिन वो ढंग से पहन ही नहीं पा रही थी और उसका ये रोना धोना सुन के उसका भाई वहीं पे आ जाता है। उसके बाद उसका भाई उसके युकाता को अच्छे से बांध देता है जिसके बाद सिकिमोरी उसे थैंक्स कहती है। फिर उसका भाई उसे पागल कह के वहाँ से चला जाता है जो सुन के सिकिमोरी भड़क जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर इजुमी पहले ही आ जाता है और उसने जरूरत का सारा सामान अपने बैग में भर लिया है ताकि आगे चल के उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सिकिमोरी भी आ जाती है और वो सिकिमोरी को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजे करते हैं। तभी इजुमी उसे कहता है कि चलो क्यों ना हम ये शूटिंग वाला गेम खेलते हैं। इजुमी को एक वुल्फ पसंद आ जाता है। शॉपकीपर उसे कहता है कि चलो बच्चे अपनी कूल साइड को अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ, उसे दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। लेकिन जैसे ही वो निशाना लगाता है तो एक भी निशाना उस वुल्फ को नहीं लगता है। उसके बाद वो शॉपकीपर उसे खुश करने के लिए उसे एक किटी देने लगता है। तभी सिकिमोरी कहती है कि मुझे भी ट्राई करना है। लेकिन तभी शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिकिमोरी एक के बाद एक सभी टॉयज पे निशाना लगा देती है जो देखकर शॉपकीपर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिकिमोरी उस वुल्फ को लेके इजुमी को दे देती है और ये देख के इजुमी और शॉपकीपर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। उसके बाद इजुमी और इनोजुका दोनों ही गोल्ड फिश कैच करने वाला गेम खेलने लगते हैं जिधर बुरी तरीके से इजुमी हारने लगता है और ये देख के सिकिमोरी भड़क जाती है। उसके बाद सिकिमोरी इनोजुका से कहती है चल अब तू मेरे साथ मुकाबला कर। लेकिन हम देखते हैं कि इनोजुका बड़े ही आराम से उन सारी मछलियों को पकड़ रहा था और इधर सिकिमोरी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वो सारी मछलियां डर जाती है और उससे दूर भाग जाती है, इसलिए वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। तभी नेको उससे कहती है तुम मुझे ये दे दो, मैं इधर सब संभाल लूंगी, तुम दोनों जल्दी से जाओ और फायरवर्क्स को एंजॉय करो। अब जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तभी सिकिमोरी का सैंडल टूट जाता है और इजुमी नोटिस करता है कि सिकिमोरी के पैर में उन सैंडल्स को पहनने की वजह से पैर के उंगलियों के कोने में छाले आ गए थे। फिर सिकिमोरी उसे कहती है कि तुम मुझे एक जगह पे ले जाना चाहते थे ना। फिर वो बोलता है कि अरे नहीं वो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन सिकिमोरी उसे कहती है कि अरे यार प्लीज बताओ ना। फिर इजुमी उसे आखिर में कह ही देता है हाँ मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता था, मेरे डैड ने मुझे एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताया था जिधर कोई भी नहीं जाता है, वहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से फायरवर्क्स देख सकते हैं। तभी इजुमी सिकिमोरी से कहता है तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। तभी सिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं मैं बहुत भारी हूँ। इजुमी कहता है कि नहीं तुम्हें बैठना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सिकिमोरी उसके कंधे पे बैठ जाती है। उसके बाद अब इजुमी सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देता है लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी सिकिमोरी कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो इजुमी बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अपनी प्यार भरी बातें करते हुए इस फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग नीचे उतरने वाले होते हैं तभी इजुमी का पैर फिसल जाता है और वो लोग नीचे गिरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी इजुमी के डैड आके उन दोनों को बचा लेते हैं। तभी उधर उसकी मॉम भी आ जाती है। उसके बाद सिकिमोरी इजुमी के मॉम डैड से कहती है अरे मॉम डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप लोग कब से यहाँ पे हो? जिस पे इजुमी की मॉम कहती है कि अरे कब से क्या, हम तो पूरा ही टाइम तुम लोगों के साथ थे। और ये बात सुन के वो दोनों शर्मा जाते हैं और इजुमी तो अपने मन ही मन कह रहा था अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। भाई इसके मॉम डैड भी गजब है, मैं तो ऐसे मॉम डैड पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसे मॉम डैड शायद ही किसी के पास होंगे। अगर तुम्हारे मॉम डैड भी ऐसे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी तुम्हें पसंद आई होगी और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँ तो इस वीडियो में बस 199 लाइक्स और 50 कमेंट्स करवा देना। उम्मीद है कि पिछली बार की तरह तुम लोग इस बार के टारगेट को भी कंप्लीट करवा दोगे। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम्हें मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।